ही थी। चिड़िया, भोजन छोड़ो। लगता है जो बरगद वाले बड़े पेड़ पर कौवों का घर है, वहाँ किसी ने चोरी की है। माँ जी की वो घड़ी कोई मामूली चीज नहीं थी। वो तो सदियों पुराने उनके परिवार की एक निशानी थी, जिसे माँ जी बहुत संभाल कर रखती थी। हाँ तोते, देर ना करो। मुझे तो पहले ही शक था बादल कव्वे पर। वो अपनी माँ और पत्नी की पीठ पीछे उस पिंकी कवि के साथ कोई खिचड़ी पका रहा है। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया और चीकू तोता कव्वों के घर जाते हैं। वहाँ बादल कव्वा बड़ी चालाकी से अपनी माँ के आंसू पोंछ रहा था। माँ, रोए मत। मैंने सुबह सवेरे देखा था, बिजली कवि आपके कमरे से दबे पांव निकल रही थी और उसके पंखों में कुछ छुपा हुआ था। तभी पड़ोसन की पिंकी कवि भी वहाँ आ जाती है। हाँ माँ जी, बादल ठीक कह रहा है। वो जा रही थी मेरे घर के बाहर से। मैंने पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो उसने मुझे जवाब नहीं दिया और घबराकर उड़ गई। हो ना हो वो घड़ी जरूर उसी ने ही चुराई है, ताकि शहर के जंगल जाकर वो उस घड़ी को बेचकर अमीर बन सके। ये सारी बातें सुनकर सावित्री को बहुत गुस्सा आता है। माँ जी, ये सब झूठ है। मैंने कुछ भी नहीं किया। तेरा यकीन अब मैं कैसे करूं? तू तो मुझे मारना चाहती है ताकि इस घर पर कब्जा कर सके। सुबह तू ही मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। हो ना हो तू ही चोरनी है। माँ जी, मैं तो आप बहन, वो घड़ी कहाँ होगी और किसने चुराई होगी? हाँ कबूतर भैया, इसी बात का पता लगाने के लिए हमें नीली वादियों में जाना होगा, जहाँ एक बूढ़ी चील रहती है। के पास जादुई शक्तियाँ हैं। वो जरूर हमारी मदद करेगी। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सब दोस्तों ने मुझ पर विश्वास किया। फिर बिजली कवि, तोता, कबूतर और चिड़िया नीली वादियों की ओर चले जाते हैं। रास्ते में वो पहाड़ों पर से गुजरते हैं, जहाँ उल्लू पहरा देते थे। लेकिन बाहर कोमल चिड़िया अपनी चालाकी से उन्हें चकमा देती है और वो सब पक्षी आगे बढ़ जाते हैं। वो सब नीली वादी में पहुंच जाते हैं, जहाँ बूढ़ी चील की गुफा थी। बिजली कवि सारी बात चील को बताती है। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बेटी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता है। बदले में मुझे एक दिन के लिए अपने गले की आवाज देनी होगी। बताओ, क्या तुम तैयार हो? हाँ हाँ माँ जी, मैं अपनी आवाज देने के लिए तैयार हूँ। जंगल में मेरी बहुत बदनामी हुई है, मुझे अपनी इज्जत बचानी है। ऐसा कहते हुए बूढ़ी चील बिजली कवि को नीली ऐनक देती है और कहती है, इसे पहनकर तुम चोर के वो निशान देख सकोगी जो हमारी आँखों को नजर नहीं आते। उधर चिड़िया के कहने पर चिंकी तोती पिंकी कवि से दोस्ती का ड्रामा रचाती है। अरे पिंकी बहन, मुबारक हो, अब से तुम इस घर की मलिका हो। वैसे वो घड़ी तुमने कहाँ छुपाई है? मुझे भी तो दिखाओ। सुना है वो घड़ी बहुत सुंदर है। हाँ हाँ तोती सहेली, वो घड़ी तो बादल ने पुराने पीपल के पेड़ में छुपाई है। आज रात जब सब सो जाएंगे, हम इसे निकाल कर नदी में फेंक देंगे, ताकि सबूत ही खत्म हो जाए। वो काली कवि दोबारा इस घर में नहीं आ पाएगी। और उस बुढ़िया का क्या है, किसी समय भी मर सकती है। फिर इस बड़े घर पर मैं अकेली राज करूंगी। लेकिन पिंकी सहेली, मुझे ना भूल जाना। नहीं नहीं, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तुझे तो मैं मीठे मीठे फल खिलाऊंगी। चिंकी तोती वहाँ से चली जाती है। वो जाकर सभी पक्षियों को पिंकी कवि की चाल के बारे में बता देती है। रात हो जाती है। बादल कव्वा और पिंकी कवि पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। पीछे से बिजली कवि अपनी सास और सभी पक्षियों को लेकर ऐनक लगाए उनके निशानों के पीछे पीछे उड़ती है। पीपल के खोखले पेड़ में से बादल कव्वा पंख डालकर वो घड़ी निकालता है। तभी बिजली कवि सभी को लेकर वहाँ आ जाती है। देख ले माँ जी, घड़ी किसके पंखों में है? सावित्री ये सब देखकर बहुत दंग रह जाती है। जैसे ही बादल कव्वा वो घड़ी और मेरे पंखों से बहुत बड़ा जुल्म करवाया। नहीं नहीं माँ, मैं तो ये घड़ी बिजली से बचाकर यहाँ छुपा रहा था। झूठ मत बोलो बादल, ये घड़ी खुद गवाही दे रही है कि चोर तुम हो। तुमने ही पिंकी कवि के साथ मिलकर ये सारी साजिश की है। बादल,
चिड़िया ठीक कह रही है। आज से मैं तुझे अपने घर से निकालती हूँ और मैं अपनी कि कभी भी वहाँ से भाग जाती है। बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने हीरे की कदर ना की और कांच को ही अपना समझा। आज से ये घड़ी तुम्हारी अमानत है और तुम ही इसे संभाल कर रखोगी। सभी पक्षियों की बहादुरी ने एक बेगुनाह को इंसाफ दिलाया। बरगद के पेड़ पर वो बड़ा घर अब दोबारा खुशियों से भर गया था, क्योंकि वहाँ अब झूठ की कोई जगह ना थी। सच्चाई को छुपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद इसमें गिरता है। तो प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कोमल बहन, देखो तो ये बादल कपा आधी रात को मलका सावित्री के कमरे में क्या कर रहा है, और उसके पंख में वो चमकता हुआ क्या है। तोते भैया चुप कर जाएं, वो शाही माला है। ये जादुई माला लेकर बादल कपा पूरी जंगल पर राज करना चाहता है। लेकिन कोमल बहन, हम नौकरों की बात भला कौन सुनेगा। अगर बादल को पता चल गया तो वो हमें यहाँ से निकाल देगा। हाँ तोते भैया, बस मैं भी इसीलिए चुप रही, लेकिन अब हमें कुछ करना होगा। अगली सुबह हो जाती है। जब मलका सावित्री सोकर उठती है तो उसकी याददाश्त जा चुकी थी। जब सब पक्षी इकट्ठे होते हैं तो बादल कपा शोर मचा देता है। ये सब किया धरा मल्लिका की बेटी बिजली का है। इसी ने ही माला चुराकर अपनी माँ पर जादू किया है ताकि ये जंगल की महारानी बन जाए। माँ जी, देखिए ना, आपकी बेटी ने आपकी हालत क्या कर दी है। ये माला लेकर रात को भाग रही थी, मैंने इसे पकड़ लिया। अब आप इसे महल से निकाल दे। वो तो पक्का सबूत बन जाएंगे। ऐसी बातें कर करके वो काफी जोर जोर से हंस रहे थे। ये सारी बातें सुनकर कोमल चिड़िया का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इन कपों का कोई सबूत भी नहीं है। मैं अपनी सच्चाई कैसे साबित करूंगी? जो भी हो, लेकिन मुझे अपनी माँ जी को बचाने के लिए नीली पहाड़ी से वो जड़ी बूटी लानी होगी जो हर जहर का तोड़ है। वो रात तो कोमल चिड़िया एक पेड़ की डाल पर गुजारती है। अगली सुबह होते ही वो नीली पहाड़ी की ओर चली जाती है। नीली पहाड़ी पर चीलों और बाजों का पहरा था। कोमल अकेली थी। रास्ते में चिड़िया को बुलबुल मिलती है। अरे चिड़िया बहन, ये क्या? ये रास्ता तो नीली पहाड़ी को जाता है, तुम वहाँ क्यों जा रही हो? वहाँ मत जाओ, वो चीलें और बाज तुम्हें मार डालेंगे। बहन, मेरी माँ जी की जिंदगी